हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, मैं लगातार आपके बीच हेड टीचर एग्जामिनेशन से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो जीएस सिलेबस का हो या फिर डीएलएड सिलेबस का हो। आपकी लगातार मांग हो रही थी कि ज्योग्राफी का जो एमसीक्यू है उसका डिटेल के साथ मैं आपके बीच में प्रस्तुत करूं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच में ज्योग्राफी का एमसीक्यू डिटेल्स के साथ लेकर के आपके बीच में मौजूद हूं। दोस्तों, इसमें आज मैं जो आपके बीच में बताने वाला हूं वह है भारत की नदियां, और विशेष रूप से बिहार में जो बहने वाली सभी नदियां हैं उसका विवरण एक एक करके मैं आपके बीच में इस तरह से प्रस्तुत करूंगा कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी और आपको एग्जामिनेशन में किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, चलिए आज हम लोग भारत की नदियों की जानकारी हासिल करते हैं एमसी, और बिहार की नदियों की जानकारी हासिल करते हैं एमसीक्यू विद डिटेल के साथ। हेड टीचर एग्जाम 2022 के जीएस सिलेबस के अंतर्गत, जैसा कि आपका लगातार डिमांड हो रहा था कि मैं ज्योग्राफी का भी क्लासेस आपके बीच में लेकर के आऊं, तो जो इसमें मैंने सबसे पहला क्लास आपके लिए उपयुक्त समझा वो है भारत की नदियां एवं बिहार में नदियों का विवरण। इससे 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, जिसमें भारत की नदियां भी होगी और बिहार के नदियों के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एमसीक्यू डिटेल के साथ आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहां पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले सभी क्वेश्चंस जो हैं वो किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। उसी सभी क्वेश्चन को मैं इकट्ठा करके ये जो आपके बीच में ये जो सेट मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ वो लेकर के आया हूँ। देखिए, इसका जो पहला का जो सही जवाब है कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, वो है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। देखिए, इसके बारे में जानते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है और मुहाना कहाँ से होता है, तब इस क्वेश्चन की आपको पूरी जानकारी हासिल हो जाएगी। देखिए, उद्गम जो है इसका वो ब्रह्मगिरी पहाड़ी, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र, भारत के पास में है। ये इसका उद्गम है। वहीं अगर मुहाने की बात करें तो ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजमुंद्री शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। तो ये इसका उद्गम और मुहाना आपने देख लिया किसका, गोदावरी का, और ये क्लियर हो लिया आपने कि इसका उद्गम और मुहाना दोनों ही कहाँ है, भारत के अंदर है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं, गोदावरी की, गंगा की, झेलम की या कृष्णा की। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, गोदावरी की दोनों सहायक नदी है, बैनगंगा और पैनगंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कावेरी नदी जो है उसका उद्गम स्थल है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं, तिरुचि, मैसूर, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, ब्रह्मगिरी। ये कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। आपको दिमाग में रखना है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी है। कावेरी नदी के बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं। देखिए, कावेरी नदी एक भारतीय नदी है जो कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 2 राज्यों के साथ साथ पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ से भी होकर के बहती है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, और वहीं गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से पुकारा जाता है। तो ये कन्फ्यूजन जो है ये आपके मन में नहीं होना चाहिए। जब क्वेश्चन है दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी पर टिक लगाएंगे, और जब आए दक्षिण गंगा तो गोदावरी पर टिक लगाएंगे। अब देखिए, इसके कुल अपवाद क्षेत्र में 44% जो है वो कर्नाटक में और 56% जो है तमिलनाडु में बहती है।
और इन दोनों राज्यों में कावेरी जल विवाद जो बहुत प्रचलित मुद्दा है ये हो है दोनों के बीच में। तो ध्यान देना है, ज़्यादा कहाँ बहता है तमिलनाडु में और कम कहाँ बहता है कर्नाटक में। 56 और 44 का रेशियो है। देखिए, कावेरी नदी गोदावरी नदी तथा कृष्णा नदी के बाद दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। उद्गम स्थल जैसा कि क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, ब्रह्मगिरी श्रृंखला जो है वो कर्नाटक में है। ये उद्गम स्थल कर्नाटक है ब्रह्मगिरी में, और मुहाना बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये मिल जाती है। 800 किलोमीटर ये कुल इसका लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जलडमरू मध्य में, खंबात की खाड़ी में। तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होगा, बंगाल की खाड़ी में। नंबर 5 है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है, महाबलेश्वर, उद्गमंडलम, खंडाला या पंचमढ़ी। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाबलेश्वर, ये इसका उद्गम स्थल है। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग कृष्णा नदी के बारे में जानेंगे। तो कृष्णा जो है भारत में बहने वाली एक नदी है। सभी जो नदी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वो भारत में बहने वाली है। ये पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई देखिए यहाँ पर 1400 किलोमीटर है। अभी हम लोगों ने देखा था कावेरी जो है वो 800 किलोमीटर उसकी लंबाई है, लेकिन कृष्णा की लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर। गोदावरी के बाद दक्षिण भारत की ये दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। यह दक्षिण पूर्व राज्य, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण पूर्व जो राज्य है, ये दक्षिण पूर्व यानी ये जो आप देख रहे हैं साउथ और ये ईस्ट, ये वाले जो राज्य हैं उसमें कौन है, तो उसमें है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में ये बहती हुई कहाँ चली जाती है, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। तो इसका जो मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी है। उद्गम कहाँ है, तो पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ जो है वो इसका पर्वत जो है वो इसका उद्गम स्थल है। अब आगे है कि पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों, पंचगंगा और दूधगंगा यह किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कृष्णा। कृष्णा की यह सहायक नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है, ताप्ती, कृष्णा, नर्मदा या लूनी। देखिए, भूमि बंधित कहने का मतलब चारों ओर से भूमि है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, लूनी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांगशी कियांग द्वारा या होंगहो द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा। अगला है कि मानस किस नदी की उपनदी है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र। का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। मानस किस नदी की उपनदी है, तो ब्रह्मपुत्र की या उपनदी है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है, तो इसका सही जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। नर्मदा जो है वो भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है। हम लोग जान लेते हैं कि भ्रंश घाटी होता क्या है। ये भ्रंश द्रोणी जो है, तो भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है, नीचे की ओर धंस जाता है। जब तनाव जनित बल के कारण दो भूखंडों का विपरीत दिशा में खिसकाव होता है तब इसका निर्माण होता है। भ्रंश घाटियाँ जो हैं वो लंबी, संकरी और गहरी होती हैं। कैसी होती हैं, लंबी होती हैं, संकरी होती हैं और गहरी होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। और यही जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है, तो इसमें जो मैंने आपको आंसर बताया नर्मदा, ये नर्मदा भी यही है जो इस तरह के भ्रंश घाटियों से होकर के बहती है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सोन और नर्मदा कहाँ से निकलती है, तो पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से या अरावली से। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, अमरकंटक से सोन और नर्मदा निकलती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हिमालय पार की कौन सी नदी है, सतलज, सिंधु, गंगा,
ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज, ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा या ब्रह्मपुत्र सतलज या गंगा। तो इसमें जो ऑप्शन आप देख रहे हैं इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, ब्रह्मपुत्र सिंधु और सतलज। ये हिमालय पार की नदियां हैं, हिमालय पार से बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है, मान लीजिए ये गंगा है, ये ब्रह्मपुत्र है, और ये जहाँ पर आकर के मिल जाती है और यहाँ पर जो संयुक्त धारा बनाती है, ये किस नाम से जानी जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेघना। अगला है कि सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र या नर्मदा तापी, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये जो है ये सुंदरबन का डेल्टा जो है ये बनाती है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र। इसका सही जवाब है माजुली का निर्माण ऑप्शन नंबर डी यानी ब्रह्मपुत्र करती है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि साउथ से नॉर्थ की ओर ये प्रवाहित होती है? कौन सी नदी? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या बेतवा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, बेतवा। आगे बढ़ते हैं। देखिए वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है? निकलती है यहाँ लेकिन अलग अलग दिशाओं में बहती है। चंबल और बेतवा, चंबल और सोन, नर्मदा और सोन, नर्मदा और बेतवा। देखिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा और सोन। ये दोनों नदियां जो हैं वो अमरकंटक पहाड़ से तो निकलती है लेकिन अलग अलग दिशाओं में बहती है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, तापी, महानदी या गोदावरी। ये जो तवा है ये किसकी सहायक नदी है? जो सही जवाब है ना वो है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। नोट करेंगे, जो भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि मुझे नहीं पता उसे नोट कर लेंगे। निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? सोन, कोसी, चंबल, यमुना। अरुण नदी के नाम से प्रारंभ में, ध्यान दीजिए इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, कोसी। कोसी जो है वो प्रारंभ में अरुण के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है? माही, लूनी, बनास या साबरमती। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लूनी। ये लवन नदी के नाम से पुकारी जाती है, जानी जाती है। कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा, शरावती, गोदावरी या कृष्णा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। ये भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? महानदी, नर्मदा, स्वर्ण रेखा या राप्ती। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, नर्मदा नदी जो है वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी या महानदी। ये क्वेश्चन है कि कौन सी नदी जो है वो एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। यहाँ पर नर्मदा जो है वो एस्चुरी का निर्माण करती है, ताप्ती भी एस्चुरी का निर्माण करती है, मांडवी भी जो है वो एस्चुरी का निर्माण करती है। तो कौन नहीं करती है? महानदी। ये एस्चुरी का निर्माण ना करके डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। आगे है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, गोदावरी, महानदी या ताप्ती। दोस्तों जैसा कि ऊपर के क्वेश्चन में आपने देखा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है, बल्कि गंगा, गोदावरी और महानदी ये तीनों नदियां जो हैं वो डेल्टा बनाती हैं। अब आगे कि क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? गोदावरी,
चंबल महानदी या नर्मदा? ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, चंबल की सहायक नदी है क्षिप्रा। तो अब है कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को, तापी, नर्मदा, माही या साबरमती? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो इसका जो सही जवाब है वह है नर्मदा। नर्मदा जो है वो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 27 है। देखिए ये क्वेश्चन मैं संग्रह करके लाया हूँ। अगर आपके मन में किसी तरह का भी सवाल हो, अगर आपको लगता हो कि नहीं इसका आंसर ये होगा, तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे ताकि मैं आपको उसके बारे में क्लियर कर दूँ। देखिए निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है? चंबल, केन, बेतवा या नर्मदा? देखिए विंध्य और सतपुड़ा, ये ध्यान दीजिएगा, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत नदियों के बीच से बहती है कौन सी नदी? चंबल, केन, बेतवा या नर्मदा? तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। नर्मदा जो है ये विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। इसके बारे में बहुत से हम लोगों ने नर्मदा के बारे में देखा। कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है दक्षिण भारत को? तो यहाँ पर भी हम लोगों ने नर्मदा देखा। और कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? तो इसे भी हम लोगों ने इसका आंसर नर्मदा देखा। अब है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? मुल्ताई नगर, त्र्यंबक गांव, जनापाव पहाड़ी या ब्रह्मगिरी पहाड़ी? तो इसका जो सही जवाब है वह है त्र्यंबक गांव। ऑप्शन नंबर बी जो है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन है? तो वह है त्र्यंबक गांव। नंबर 29 है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक है? गंगा, गंडक, कोसी या सोन? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, सोन जो है इसका उद्गम स्थल जो है अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। अब आगे है कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? काराकोरम पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, कैलाश पर्वतमाला से? दोस्तों इसका सही जवाब आता है कैलाश पर्वतमाला से। फिर आएगा, अगर कैलाश के जगह पर आपको ये भी आ सकता है शेषनाग झील से, ये भी सही होगा। और आगे मैं आपको और बताता हूँ। देखिए सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबा नामक जलधारा माना जाता है। ये भी क्वेश्चन, ये भी इस तरह का भी अगर आएगा तो आपको टिक आउट करना पड़ेगा। तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबा नामक जलधारा, यहाँ से यह नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। तिब्बत और कश्मीर के बीच, और नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से घूम करके यह दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के बीच से गुजरती है और फिर जाकर कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात? अब देखिए ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, अभी मैं आपको एक यहाँ पर मैप दिखा रहा हूँ जिसमें भारत में बहने वाली नदियों का जो मैप है उसमें नर्मदा को हम लोग देखते हैं और फिर इसका आंसर देखते हैं। जैसा कि आपने क्वेश्चन देखा, अब हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं कि नर्मदा नदी जो बह रही है, ये जो नर्मदा नदी है ये बह रही है नर्मदा नदी। अब क्वेश्चन क्या था कि इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? अब यहाँ पर महाराष्ट्र की बात करें तो ये सम्मिलित है, गुजरात की बात करें तो ये सम्मिलित है, मध्य प्रदेश सम्मिलित है, तो कौन इसके आसपास नहीं है? तो ये है राजस्थान। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं और उसमें आंसर पर टिक आउट करते हैं। जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है, बाकी ये तीनों है। अब क्वेश्चन नंबर 32 है कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? देखिए कौन नदी अरब सागर में नहीं मिलती? नर्मदा, ताप्ती, कावेरी या पेरियार? इसमें कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती बल्कि बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो इसका जो सही जवाब है वो है कावेरी। कावेरी जो है ये अरब सागर में नहीं मिलती, ये बंगाल की बे ऑफ
बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में ये जा करके गिरती है। वहीं देख लीजिए नर्मदा, ताप्ती और पेरियार, ये तीनों नदियां जो हैं ये अरब सागर में मिलती हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए कि भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? गंगा, गोदावरी, नर्मदा, यमुना। यमुना, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, यमुना। अब आगे है, किस नदी को उनकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? देखिए आ गया क्वेश्चन, इसके बारे में मैंने ऊपर ही क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पर आप सही जवाब लगा देंगे। इसका सही जवाब होगा दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। गोदावरी क्या? दक्षिण गंगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबद्ध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी या महानदी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा। नोट कर लेंगे। अब है कि ताप्ती नदी का उद्गम किस राज्य से हुआ? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या आंध्र प्रदेश? किसकी बात हो रही है? ताप्ती नदी। अब इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। 36 का ऑप्शन बी सही जवाब होगा। 37 है कि भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? ताप्ती नदी, लूनी नदी, गोदावरी नदी या नर्मदा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, लूनी नदी। अब है कि घाघरा नदी नेपाल से निकलकर बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? सारण, भोजपुर, गोपालगंज या पश्चिम चंपारण? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गोपालगंज। घाघरा नदी नेपाल से निकल करके गोपालगंज जिले में प्रवेश करती है। नदी को सरजू या घग्गर नदी भी कहते हैं। यह नदी अपना प्रवाह पथ बदलने के लिए कुख्यात है। किस नदी की बात हम लोग कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं घाघरा नदी की। अब देखिए उत्तर बिहार की कौन सी नदी बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है? सबसे पश्चिम में गंडक, घाघरा, पुनपुन या कोसी? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी है, घाघरा। उत्तर भारत की कौन सी नदी बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है? तो वो है घाघरा। ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में नहीं मिलती? किउल, कोसी, फल्गु या बागमती? अब देखिए किउल भी मिलती है, कोसी भी मिलती है, फल्गु भी मिलती है, कौन नहीं मिलती है? बागमती। बागमती जो है गंगा में नहीं मिलती। अभी कुछ नदियां जो है जैसे फल्गु जो है वो उधर जा कर के पुनपुन में मिलती है, वो जा कर के गंगा में मिल जाती है, तो किसी न किसी रूप में गंगा में मिलती है। बागमती जो है ये गंगा में नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। देखिए बागमती नदी हिमालय की महाभारत श्रेणियों में नेपाल से निकलती है। लहरियासराय दरभंगा जो क्षेत्र है उससे कुछ दूरी पर जाकर के दो भागों में ये बंट जाती है, इसलिए ये गंगा में नहीं मिल पाती है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि दक्षिण भारत की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कौन सा है? छोटा नागपुर, ये देखिए यहाँ पर छोटा नागपुर है, ये छोटा नागपुर, नागपुर की पठारी, अमरकंटक, कैमूर की पहाड़ी या पलामू की चोरहा पहाड़ी? तो ये पुनपुन का जो उद्गम स्थल है ना वो है ऑप्शन नंबर डी, पलामू की चोरहा पहाड़ी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। अब है देखिए कि दक्षिण भारत की नदी पुनपुन पलामू की जो चोरहा पहाड़ी से निकलती है, ये चोरहा पहाड़ी लिखा हुआ है, पहाड़ी से निकलती है और फतुहा के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी जो है पुनपुन की वह है मोरहर है, ये मोरहर कर दें इसको, दरधा है। ये सब नदी जो है ये पुनपुन की सहायक नदियां हैं। नंबर 42 है कि गंडक नदी जो है बिहार की सीमा में कहाँ मिलती है? वाल्मीकि नगर, सोनपुर, छपरा या गोपालगंज? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सोनपुर। सोनपुर जो है वहाँ पर आकर के गंडक नदी बिहार की सीमा से मिलती है, सीमा में मिलती है। अब देखिए गंडक नदी हिमालय से निकलती है। हिमालय और नेपाल क्षेत्र में इसे सदा नीरा, शालिग्रामी, गंडकी, नारायणी, सप्तगंडकी, काली गंडकी आदि नामों से जाना जाता है। तो बिहार में सोनपुर में मिलती है। निकलती कहाँ से गंडक नदी? तो हिमालय से निकलती है।
नंबर 43 है कि बिहार में घाघरा नदी किसके निकट गंगा में मिलती है। तो देखिए इसका सही जवाब है छपरा। छपरा जो है वहाँ पर गंगा नदी जो है वो घाघरा नदी में आकर के मिलती है। अब देखिए घाघरा नदी बिहार में कहाँ आकर के मिलती है, कहाँ प्रवेश करती है, तो सारण जिले में प्रवेश करती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब है बिहार की नदियों का विवरण, इसके बारे में देखिए। बिहार की नदियों को उद्गम क्षेत्र के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है, उत्तरी बिहार की नदियाँ और दक्षिण बिहार की नदियाँ। अब देखिए जो अब आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये जो बिहार का ये नक्शा जो है, मान लीजिए इस तरह का, ये बीच से ये क्या है, बीच से ये गंगा नदी है। तो गंगा नदी से दो भागों में बांटती है, तो उत्तरी बिहार की नदियाँ हो जाती है और दक्षिण बिहार की नदियाँ हो जाती है। तो उत्तरी बिहार की नदियाँ जो गंगा के उत्तर में है और दक्षिण बिहार की नदियाँ जो गंगा के से दक्षिण में आकर के मिलती है। तो इसमें देखिए कौन कौन है। तो उत्तर में बिहार की जो नदियाँ हैं, कोसी, कमला, बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, महानंदा नदी, ये जो है उत्तरी बिहार की नदियाँ हैं। ये सभी चिरस्थायी नदियाँ हैं। अब आ जाते हैं दक्षिण बिहार की नदियाँ। इसमें आ जाते हैं सोनपुर, पुनपुन, कर्मनाशा, फल्गु, अजय, चानन, किउल नदी आदि। ये मुख्यतः बरसाती नदियाँ हैं। ये बरसात में ही पानी होता है और बाकी समय में ये लगभग सूखे स्थिति में रहते हैं। तो ये उत्तर बिहार की नदियाँ और दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब एक एक करके प्रमुख नदियों के बारे में जानते हैं। देखिए गंगा नदी देश की सबसे प्रमुख एवं पवित्र नदी है। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख स्थान में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। एक एक पॉइंट को आप नोट करेंगे। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी बिहार में कहाँ, बक्सर जिला के चौसा के निकट प्रवेश करती है। बक्सर जिला के चौसा के निकट बिहार में प्रवेश करती है। और ये जो है गंगा जो है उत्तरी बिहार के प्रमुख नदी है, जिसकी बिहार में कुल लंबाई, देखिए टोटल लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है और बिहार में कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। अब बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां में अगर बात करें तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोनपुर, पुनपुन, महानंदा और कर्मनाशा है। ये बिहार में गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। कर्मनाशा चौसा के पास, सोनमनेर के पास, पुनपुन फतुहा के पास। देखिए एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। कर्मनाशा चौसा के पास, सोनमनेर के पास, पुनपुन फतुहा के पास, फल्गु सूर्यगढ़ा के पास गंगा में आकर के मिल जाती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसे आपको नोट कर लेना चाहिए। अब आगे है सोन नदी। गंगा के बारे में जान लिए, अब सोन के बारे में देखिए। सोन नदी जो है दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी है। सोन नदी को सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। इसका पुराना नाम संभवतः सोहन था, जो पीछे बिगड़ करके सोन बन गया। इस नदी का नाम सोन इसलिए रखा गया क्योंकि इस नदी के बालू जो रेत है पीले रंग का है, जो सोने की तरह चमकते हैं। सोन नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा भी है। अब देखिए इसकी कुल जो लंबाई है सोन की वो है 784 किलोमीटर। कितना? 784 किलोमीटर। सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड राज्यों से होकर बिहार के रोहतास जिले में प्रवेश करती है, जिसकी बिहार में कुल लंबाई 202 किलोमीटर है। कुल लंबाई जो सोन की है 784 किलोमीटर है और बिहार में कुल जो लंबाई है इसकी वो 202 किलोमीटर है। तो ये दोनों याद रखना है आपको। आगे है कि सोन नदी पटना के निकट मनेर में गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ? पटना का जो मनेर जो जगह है उसमें गंगा में आकर के मिल जाती है। इसकी प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं वो है गोपद, रिहान, कनहर और उत्तरी कोयन नदी। इस नदी में डेहरी ऑन सोन एवं में पर बांध बना करके 296 मील लंबी नहर निकाली गई है, जिसके जल से शाहाबाद, गया, पटना जिले के लगभग 7 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। यह बांध जो है ना वो 1874 ईस्वी में तैयार हो गया था। तो ये भी आता है कभी कभी
कि इस पर जो बांध बनाया गया ये कब बनाया गया, तो 1874 ईस्वी में। इस नदी पर ही एक लंबा पुल लगभग 3 मील लंबा डेहरी ऑन सोन पर बना हुआ है, 3 मील लंबा है। दूसरा पुल पटना और आरा के बीच कोइलवर नामक स्थान पर है। तो ये दोनों को आपको दिमाग में रखना है। दूसरा पुल जो है सोन नदी पर पटना और आरा के बीच जो कोइलवर नामक स्थान है वहाँ पर है, और सबसे लंबा पुल जो है इस नदी पर वो 3 मील लंबा है, डेहरी ऑन सोन पर बना हुआ है। उसके बाद है कि कोइलवर पुल रेल सह सड़क पुल है, ऊपर रेलगाड़ियाँ और नीचे बस मोटर बैलगाड़ी आदि चलती है। इस नदी पर एक तीसरा पुल भी ग्रैंड ट्रंक रोड पर बनाया गया है। 1965 ईस्वी में यह पुल तैयार हो गया था। अब देखिए सोन के बाद हम लोग घाघरा नदी के बारे में जानते हैं। तो घाघरा जो है उत्तरी बिहार की प्रमुख नदियों में से एक है, उत्तरी बिहार की। इस नदी को नेपाल में करनाली तथा उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन भी पढ़ा था कि सरयू नदी, घाघरा को सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भी आपको मैं क्लियर कर दूँ। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। ये घाघरा बिहार में आकर के ये घाघरा के नाम से पुकारी जाती है। घाघरा नदी मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है। मापचा चुंगो ये है, इस ग्लेशियर से ये इसका उद्गम है घाघरा का। घाघरा की जो कुल लंबाई है ना 1080 किलोमीटर है, जबकि बिहार में इसकी लंबाई 83 किलोमीटर है। घाघरा की कुल लंबाई 1080 और 83 किलोमीटर बिहार में। घाघरा नदी बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा का बंटवारा करती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन आता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का बंटवारा कौन सी नदी करती है, तो ये है घाघरा नदी। अब देखिए घाघरा सारण जिले में छपरा के नज़दीक गंगा नदी में मिलती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। घाघरा का जो मुहाना है वो है सारण जिले में छपरा के नज़दीक, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। घाघरा की सबसे बड़ी सहायक नदी राप्ती है जो बरहज के निकट मिलती है। तो घाघरा की सबसे बड़ी सहायक नदी राप्ती, ये नोट कर लीजिएगा। अब है गंडक नदी। देखिए गंडक नदी उत्तर पश्चिम बिहार की प्रमुख नदी है, उत्तर पश्चिम बिहार की। ध्यान दीजिए उत्तर पश्चिम बिहार। अगर बिहार का ये नक्शा देखें हम लोग तो उत्तर पश्चिम बिहार क्या हुआ, उत्तर पश्चिम बिहार ये वाला क्षेत्र हुआ गंडक नदी का। तो ये नदी है। इस नदी को अन्य नाम काली गंडक, सालिग्रामी, सदानीरा, नारायणी आदि नामों से भी पुकारा जाता है गंडक को। त्रिवेणी पर्वत के पहले इसमें एक सहायक नदी त्रिशूल गंगा मिलती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सहायक नदी जो त्रिशूल गंगा है वो गंडक नदी में मिलती है। उसके बाद है कि गंडक नदी की उत्पत्ति जो है, ये जो जहाँ से उद्गम है वो नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी के मान, मोट तथा कुटान के मध्य में होती है। इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर है गंडक की, जबकि बिहार में इसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर। कुल लंबाई 630, बिहार में 260। गंडक नदी वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण से बिहार की सीमा में प्रवेश करते हुए चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर जिले में से होकर के प्रवाहित होती है और यह हाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। तो मुहाना जो है हाजीपुर के निकट हुआ गंडक की। पहले यह नदी बाढ़ के लिए जाने जाते थे, लेकिन वाल्मीकि नगर बांध निर्माण से बाढ़ की समस्या पर नियंत्रण कर लिया गया है। नेपाल का चितवन राष्ट्रीय उद्यान और भारत का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान गंडक बैराज के आसपास वाल्मीकि नगर क्षेत्र में एक दूसरे के ठीक अगल बगल में स्थित है। देखिए आप पढ़ते हैं बूढ़ी गंडक के बारे में, अभी गंडक के बारे में पढ़े, अब बूढ़ी गंडक के बारे में। देखिए ये सोमेश्वर की पहाड़ियों के पश्चिम भाग से निकलकर आकर उत्तरी पश्चिमी जिले पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। देखिए इसके बारे में हम लोगों ने देख लेते हैं कि बूढ़ी गंडक कहाँ से मिलती है। देखिए ये है बूढ़ी गंडक, ये इस तरह से आती है बिहार में और ये आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ पर आप सब देख रहे हैं ये गंगा नदी बीच से जा गई हुई है, यहाँ से गंडक, ये आपको बूढ़ी गंडक, यहाँ से घाघरा मिलती है। फिर बागमती आप देख रहे हैं, ये कमला है, ये कोशी है, ये महानंदा है। तो ये उत्तरी भारत की नदियों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर फिगर के रूप में
देखा है। अब हम लोग क्वेश्चन पर लौटते हैं। ताकि हम लोगों ने देखा ये सोमेश्वर की पहाड़ियों के पश्चिम भाग से निकलकर आकर उत्तरी पश्चिमी जिले पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है। इस नदी का सामान्यतः गंडक नदी का एक परित्यक्त धारा माना जाता है। परित्यक्त धारा इसलिए क्योंकि एक नया मतलब पहले इसी को गंडक कहा जाता था, लेकिन गंडक अपना रास्ता बदल दिया और ये जो क्षेत्र बच गया, जो इसी के चलते इसको बूढ़ी गंडक के रूप में जाना जाता है। तो इसीलिए इसे परित्यक्त धारा माना जाता है। बूढ़ी गंडक की प्रमुख सहायक नदी बागमती है। ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसे। प्रमुख सहायक नदी बागमती है। बूढ़ी गंडक जो है वो नदी गंगा की एक सहायक नदी है। इसे उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी के रूप में जाना जाता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। बूढ़ी गंडक जो है वो उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी के रूप में जाना जाता है। ये चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, ये जो क्षेत्र अभी हम लोगों ने जो फिगर में देखा, कौन कौन क्षेत्र था, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मुंगेर के उत्तरी हिस्से में बहती हुई गंगा में मिल जाती है। बूढ़ी गंडक की सहायक नदी अभी हम लोगों ने देखा बागमती, इसका सबसे सहायक नदी है। अब हम लोगों ने देखा ऊपर। अब अन्य जो सहायक नदियां हैं इसमें उराई, बाणगंगा, हरहा, मसान, पंडई, मनियारी, करहा, तेलाबे, प्रसाद आदि, ये सब जो सहायक नदियां हैं ये है बूढ़ी गंडक की। कोसी नदी के बारे में अब हम लोग देखते हैं, जो बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। प्रमुख नदी है बिहार की। ऋग्वेद में इस नदी का उल्लेख कौशिकी नाम से किया गया है, लेकिन नेपाल में इसे सप्त कौशिकी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह नदी 7 नदी धाराओं से दोस्तों ये मिल करके बना हुआ है। ये कोसी नदी मिलने से बनी है। कोसी नदी नेपाल और तिब्बत की सीमा रेखा पर स्थित गोसाई थान चोटी से निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है कि कोसी नदी का उद्गम जो क्षेत्र है वो नेपाल और तिब्बत की सीमा रेखा पर स्थित जो गोसाई थान चोटी है उससे निकलती है। कुल लंबाई 730 किलोमीटर है और बिहार में 260 किलोमीटर है। किलोमीटर है, मीटर नहीं। इसके ये ध्यान दीजिए, अगर मैंने कभी कहीं पर मीटर बोल दिया हो तो इसे किलोमीटर समझिएगा। इसके भौगोलिक स्वरूप को देखें तो पता चलेगा कि पिछले 250 वर्षों में 120 किलोमीटर का विस्तार ये कर चुकी है। यह नेपाल में हनुमान नगर के पास भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, हनुमान नगर के पास नेपाल में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिला के भीमनगर के निकट प्रवेश करती है और कटिहार जिले में कुर्सेला के पास गंगा नदी में मिलती है। कटिहार जिला जो बिहार का सबसे दोस्तों कौन सा पूर्वी क्षेत्र है, वो जो है वो कटिहार है और ये उसी के जगह पर कुर्सेला के पास गंगा नदी में आकर के मिलती है। कोसी नदी को अपने मार्ग परिवर्तन और बाढ़ आने के कारण बिहार का शोक कहा जाता है। और प्रमुख जो सहायक नदियां देखें तो अरुण, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर कि कोसी का शुरुआत नाम अरुण है। अरुण, तामूर, सुनकोसी, दूधकोशी, तमाकोशी, इंद्रावती, उसके बाद लिखू खोला, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। कोसी के मुख्य धारा अरुण और सुनकोसी से निकलती है। अब आते हैं बागमती नदी। बागमती नदी नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी में स्थित बागद्वार से निकलती है। काठमांडू के टेकुदोभान में विष्णुमती नदी से इसमें समाहित होती है। यह नदी ये बेलौर जो है वो से गुजरती है। यह नदी नेपाल में लगभग 195 किलोमीटर की यात्रा तय कर बिहार के सीतामढ़ी जिले में समस्तीपुर नरकटियागंज रेल लाइन पर स्थित ढेंग रेलवे स्टेशन के 2.5 किलोमीटर उत्तर में भारत में प्रवेश करती है। बिहार में इस नदी की कुल लंबाई जो है ना वो 394 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में लाल बकेया नदी, लखनदेई नदी, चकनाहा नदी, जमुने नदी, सिपरीधार नदी, छोटी बागमती, कोला नदी आदि है। कोसी परियोजना के अंतर्गत बागमती नदी को भी नियंत्रित कर इस पर पुल और नए बांध बनाए गए हैं। यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। नेपाल का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल पशुपतिनाथ मंदिर भी इसी नदी पर स्थित है। तो ये है बागमती का पूर्ण विवरण।
करते हैं कमला नदी के बारे में। देखिए यह नदी मिथिलांचल में गंगा नदी के बाद सर्वाधिक पुण्यादायिनी तथा महत्वपूर्ण उर्वरा शक्ति युक्त मानी जाती है। बिहार राज्य में जयनगर नामक प्रसिद्ध स्थान के पास कमला बिहार के वर्तमान मधुबनी जिले में अवतरित होती है, जहां उसे अत्यधिक पवित्र नदी के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है। कहाँ? जयनगर नामक प्रसिद्ध स्थान के पास कमला बिहार के वर्तमान मधुबनी जिले में प्रवेश करती है और यहाँ पवित्र नदी के रूप में कमला को मान्यता प्राप्त है। कमला की काफ़ी प्राचीन 3 धाराएं मिथिलांचल की एक प्रसिद्ध नदी जीवाक्ष नदी से मिल करके बहती है, जिसका नाम शेष अब जीवाक्ष नदी के रूप में ही रह गया है। कमला की ये प्राचीन धाराएं जयनगर मधुबनी रेल मार्ग से पश्चिम होकर बहती थी, जबकि बाद की धाराएं जयनगर मधुबनी रेल मार्ग से पूरब होकर के बहती है। यही धाराएं वस्तुतः कमला नदी नाम से प्रसिद्ध हैं। वर्तमान में कमला जो है मिथिलांचल की अपेक्षाकृत छोटी नदी, देखिए बलान से मिलकर के बहती है। प्रायः कमला बलान के नाम से जानी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। यह बलान मिथिलांचल की एक बड़ी नदी जो है भूतही बलान से भिन्न है। अब बात करते हैं महानंदा नदी। देखिए महानंदा नदी नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है, तो उद्गम जान लिया आपने। अब है कि बिहार में या किशनगंज में प्रवेश करती है, पूर्णिया और कटिहार में बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये 3 जो क्षेत्र हैं महानंदा नदी, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 क्षेत्रों में बहती है महानंदा। बिहार में इसकी जो लंबाई है 376 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो है मेची, बला, सोन, कंकाई, तंगोन, नागर। अब पुनपुन नदी जान लेते हैं। तो यह भारत के झारखंड और बिहार राज्यों में बहने वाली गंगा नदी की एक उपनदी है। यह झारखंड के पलामू जिले में छोटा जो नागपुर पठार है उससे उत्पन्न होती है और फिर यह झारखंड के ही पलामू जिले और फिर बिहार के औरंगाबाद जिला औरंगाबाद जिला, गया जिला और पटना जिले से गुजरती हुई फतुहा में गंगा नदी में विलय हो जाती है। तो इसका जो मुहाना है वो फतुहा है और फतुहा गंगा नदी है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पटना जिले में पुनपुन नगर का नाम इसी नदी पर पड़ा है। उद्गम स्थान एक बार फिर देख लेते हैं। छोटा नागपुर पठार, पलामू, झारखंड, बिहार में प्रवेश। ठीक है, ये इसका उद्गम जो देख रहे हैं उद्गम स्थल है। बिहार में प्रवेश, ये कुल जो लंबाई है वो 235 किलोमीटर है। प्रवेश कहाँ से होती है? ये गया है, देख रहे हैं आप, गया में ये प्रवेश होती है। कुल लंबाई 235 किलोमीटर है। ये टाइप में मिस्टेक है। उसके बाद है प्रमुख सहायक नदियाँ जो हैं इसका, वो है मादर, बिलरो, रामरेखा, मोरहर, दीर्घा, भूतानी। इसके बारे में हम लोग ऊपर में भी अध्ययन किए, यहाँ पर भी इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब है क्यूल नदी। देखिए क्यूल नदी हजारीबाग जिले के खरमडीहा से निकलती है। उद्गम कहाँ है क्यूल की? तो पारसनाथ पहाड़ी, झारखंड। बिहार में प्रवेश कहाँ से होती है? तो जमुई तथा लखीसराय जिले में प्रवाहित होती है। यह नदी जो है सूर्यगढ़ा, लखीसराय के निकट गंगा में मिल जाती है। कुल लंबाई 111 किलोमीटर है। प्रमुख जो सहायक नदियां हैं अंजन, हरोहर और बरनर है। अब आ जाते हैं कर्मनाशा, बहुत इंपॉर्टेंट। यह भारत के बिहार के उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली, भारत के ये 2 राज्य में ये बहते हैं कर्मनाशा। गंगा नदी की एक उपनदी है। इसकी उत्पत्ति बिहार के कैमूर जिले में होती है और फिर यह बहते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, तो कर्मनाशा भी जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। इसकी बाईं पश्चिम और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर जिले हैं, जबकि दाईं और पूर्वी भाग में बिहार के कैमूर और बक्सर जिले हैं। नदी की कुल लंबाई 192 किलोमीटर है और इसका जल संभर क्षेत्र जो है 11,709 वर्ग किलोमीटर आता है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के बाड़ा गांव और बिहार के बक्सर जिले के चौसा गांव के समीप यह गंगा में विलय हो जाती है।
यह नदी बिहार और उत्तर प्रदेश को विभाजित करती है। बिहार में यह नदी अपवित्र समझी जाती है, इसीलिए इसका नाम कर्मनाशा कहा जाता है कि इसमें जो स्नान करता है उसके कर्म नाश हो जाते हैं, सभी कर्मों का नाश हो जाता है। उद्गम स्थान जो है विंध्यन पहाड़ी, कुल लंबाई 192 किलोमीटर। बिहार में बात कर रहे हैं हम लोग। प्रमुख सहायक नदी दुर्गावती। हम लोग बात करते हैं फल्गु नदी की। देखिए, यह गया के पवित्र नगर से गुजरती है और इस नदी का हिंदू और बौद्ध धर्मों में विशेष महत्व है। भगवान विष्णु का विष्णुपद मंदिर जो है इसके ही किनारे खड़ा है। यह नदी गया के समीप नीलाजन नदी, जिसे निरंजना नदी भी कहते हैं, और मोहाना नदी के संगम से आरंभ होती है और इसकी धाराएं अंत में पुनपुन नदी में विलय हो जाती है, जो स्वयं गंगा नदी की एक उपनदी है। अब मोहाना नदी के बारे में देखते हैं। ये देखिए, ये बिहार में गया के समीप नीलाजन नदी से संगम करती है, जबकि इसके उपरांत इसे फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। नीलांजन नदी, जिसे निरंजना नदी भी कहते हैं, तो नीलांजन नदी को निरंजना नदी भी कहा जाता है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया, बिहार में गया के समीप मोहाना नदी से संगम करती है, जिसके उपरांत इसे फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। लखनदेई नदी जो है दक्षिणी नेपाल और भारत के बिहार राज्य में बहने वाली एक नदी है। ध्यान दीजिए, दक्षिणी नेपाल और भारत के बिहार राज्य में बहने वाली लखनदेई नदी है। यह बागमती नदी की एक उपनदी है। नेपाल में इस नदी की मुख्य धारा सर्लाही जिले में हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला से आरंभ होती है। फिर यह भारत में बिहार के सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है और सीतामढ़ी शहर से होते हुए मुजफ्फरपुर जिले के कटरा में बागमती नदी में विलय हो जाती है। अब आते हैं अजय नदी। अजय नदी क्या है? ये जमुई जिले के बटवाड़ से निकलती है और बाद में यह पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है और गंगा में विलीन हो जाती है। अब देखिए, ये नदी के रूप में क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो बिहार में जिसकी उत्पत्ति होती है, लेकिन उसका उद्गम बिहार है, लेकिन मुहाना बिहार नहीं होती है, दूसरे जिले में दूसरे राज्य में उसका मुहाना हो जाता है, और वो राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, और ये गंगा में वहाँ जा कर के विलीन होती है अजय नदी। तो मैंने आपको आज बिहार की और भारत की सभी नदियों के बारे में संपूर्ण विवरण आपको दिया है। उम्मीद है आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। अब इसमें जहाँ जहाँ कुछ कमियाँ रह गई होंगी तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, ताकि उन कमियों के बारे में मैं एक अलग वीडियो में आपके साथ उसके बारे में चर्चा करूं और उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास करूं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।